नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद मितेश सर में। देखिए दोस्तों, ये किताब है राजनीति विज्ञान की। ठीक है, ये किताब राजनीति विज्ञान की है, कक्षा 11 की है, RBSC की है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो राजनीति विज्ञान की जो किताब है वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो RPSC के माध्यम से हो, ठीक है, चाहे वो RSM SSB के माध्यम से हो, ठीक है, ठीक है, एक चाहे वो यूपीएससी के माध्यम से हो, चाहे और किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से हो, ठीक है, तो उसमें जो कंपटीशन में जो पॉलिटिकल क्या है वो आता है उसमें को, ठीक है। तो उसके जितने मैटर है वो आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे तो सही। देखिए, एनसीईआरटी में ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने मिलेंगे, लेकिन जो बेसिक जो फैक्ट्स है वो आपको उसमें स्टेट बोर्ड की जो किताब है उसमें मिलेंगे। तो राजनीति विज्ञान की जो किताब है उसमें देखती आई है, ये 11वीं क्लास की किताब है जो चलती थी, और इस अगर ये चलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी भी काम के नहीं रहे। इसमें बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जो गाइड आएंगे उनमें जो चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ आपको 10 किलोमीटर चलने पर मालूम होगी, ठीक है, तो वो चीज़ आपको सिर्फ ये आपको 1 किलोमीटर चलने पर ये मालूम हो जाएगी कि ये बेसिक किताब है। ये आप इसको ऑथेंटिक मान करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं विश्वास करके। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक है, देखिए इसमें कौन कौन से देखिए टॉपिक है ये राजनीति विज्ञान के। देखिए एक तरह से हम देख लेते हैं। देखिए राजनीतिक की परिभाषा इसमें आती है, एक तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण भी इसमें आता है। परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में आता है। देखिए परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि एक तो परंपरागत को आप ये मान सकते हैं कि व्यवहारवाद, और आधुनिक दृष्टिकोण को मान सकते हैं उत्तर व्यवहार। ठीक है, इसके अलावा राजनीति विज्ञान का जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध क्या है वो इसमें आ रखा है। ठीक है, और ये जो बी ए लेवल का इसमें बता रहा है इसमें। ठीक है, और एक राज्य की अवधारणा, राज्य क्या होता है और राज्य की आवश्यकता क्या होती है, उसके तथ्य क्या होते हैं, संप्रभुता क्या होती है, परिभाषा क्या होती है और लक्षण क्या होता है, इसमें ये सारे आ जाएंगे। इसके अलावा जो राज्य का देखिए ये जो भारतीय उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, राज्य के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण क्या है, ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण क्या है राज्य के प्रति, और जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण वो क्या है। तो ये उदारवादी दृष्टिकोण क्या होता है, जैसे अमेरिका, यूरोप, इन देशों में चलता है जो पूंजीवादी देश होते हैं उनमें। ठीक है, और मार्क्सवादी देखिए, और मार्क्सवादी दृष्टिकोण किनमें चलता है, जो एशिया में जैसे रूस मान लीजिए आप, ठीक है, ये चीन मान लीजिए, तो इनमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण चलता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, देखिए राज्य की अवधारणा हो गई, राज्य की आवश्यकता, तत्व, संप्रभुता, परिभाषा, लक्षण, ये हो गई। इसके अलावा जो कौन कौन से सिस्टम है, मतलब दृष्टिकोण है, भारत में कौन कौन सा दृष्टिकोण लोकतंत्र है, और जो यूरोपीय देशों में, ठीक है, उदारवादी है, मार्क्सवादी जो चीन है, रूस है, इनमें है। और राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो, देखिए राज्य का कार्य क्षेत्र कैसा है, हस्तक्षेपवादी है वो क्या है, लोक कल्याणकारी वो क्या है, और गांधीवादी वो क्या है। ठीक है, एक ये है। ठीक है, एक है दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, एक तो वो देखिए राज्य की उत्पत्ति किस किस तरीके से हुई, अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं, मायने आते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे आते हैं, देखिए जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कुछ तो होते हैं देखिए देवी सिद्धांत होते हैं, जो किसी देवी की शक्ति से राज्य चलते हैं। ठीक है, एक होता है मात्र सत्तात्मक, जिसमें मात्र सत्तात्मक जिसमें जो चलता है, वंश कुल चलते हैं वो मात्र के हिसाब से चलता है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक एक होता है पितृ के सत्तात्मक, जैसे अभी हम जो नाम नाम लिखते हैं उसमें नाम के पीछे पिता का नाम लिखते हैं, तो पितृसत्तात्मक चीज़ है वो। ठीक है, तो उसमें जो राज्य में जो एक राज्य की जो राज्य इसी तरह जैसे फैमिली में चलता है माता सत्तात्मक पितृ सत्तात्मक, उसी तरह जो राज्य में भी है वो देवी शक्ति मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक होती है। तो राज्य कैसे बना, इसका सिद्धांत है। एक है सामाजिक समझौता सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का मतलब हुआ कि व्यक्ति और व्यक्ति का समूह मिलकर जो सामाजिक समझौता बनाता है, सामाजिक समझौते के हिसाब से वो चलती है। ठीक है, और ये विकासवादी सिद्धांत, विकास करने के हिसाब से। ठीक है, सामाजिक समझौते को आप प्राकृतिक समझौता भी मान सकते हैं। ठीक है, एक ये है।
एक इसमें दे रखा है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। एक होता है कि सरकार, जैसे अभी एक तो राज्य बन गया, अब राज्य को चलाने के लिए कुछ शासन, और शासन में होता है सरकार, ठीक है। तो जो सरकार, जो राज्य है, अभी जो सरकार है, तो सरकार का अर्थ है क्या, ठीक है। अब सरकार जो चलाएगा, शासन जो होगा वो कौन कौन से रूप से होगा, तो किस 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 तरह का रूप होता है। तो देखो, एक तो अधिनायक तंत्र होता है, एक कुलीन तंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। अधिनायक तंत्र जो तानाशाही रूप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कुलीन तंत्र ब्रिटेन का जो रूप होता है, कुलीन तंत्र होता है। एक राजा है, राजा का जो जो भी होगी संतान, उस राज्य पे राज करेगी, वो इस राज्य पे राज करेगी, ठीक है। अब चाहे राजा का, चाहे राजकुमार हो, चाहे राजकुमारी हो, वो एक कुल से ही उसका अध्यक्ष उसका कहा जाएगा। चाहे ये जो कुलीन तंत्र है, ये कुलीन तंत्र आ जाता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो राज होता है, ब्रिटेन का जो राजा होता है, अब राजा का चाहे बेटा हो, ठीक है, तो उसका बेटा हो, तो उसके बेटे का बेटा, फिर उसका बेटे का बेटा, आगे से कुल चलता रहता है, तो कुलीन तंत्र होता है, ठीक है। अभी जैसे राज्य राष्ट्राध्यक्ष के तौर पे तो कुलीन तंत्र चलता है ब्रिटेन में, लेकिन जो इसमें जो शासन करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। एक अधिनायक तंत्र में क्या होता है, अधिनायक तंत्र में अधिनायक तंत्र में जो डिक्टेटरशिप मान सकते हैं आप उसको, डिक्टेटरशिप यानी कि जो उत्तरी कोरिया है, ठीक है, जो उसमें डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र, तानाशाही चलती है, ठीक है। आप ये चीन मान सकते हो, ठीक है, उसमें भी तानाशाही चलती है, यानी जो शासक होता है वो खुद ही खुद को, मतलब जब तक जिएगा तब तक वही राजा रहेगा, ठीक है। ये डिक्टेटरशिप है, ये होता है डिक्टेटरशिप, खुद की चलाता है और जनता की कुछ परवाह नहीं करता है। एक होता है लोकतंत्र, इसमें जनता की सहभागिता ली जाती है, जनता का प्रतिनिधित्व पर इसमें होता है, ठीक है। जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व खड़ा किया जाता है, वो लोकतंत्र होता है, ठीक है। एक ये है कि सरकार के रूप, अब देखिए सरकार के रूप कौन से होता है इसमें, सरकार के रूप देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो एकात्मक और एक होता है संघात्मक, ठीक है। संघात्मक होता है, मान लीजिए कुछ स्टेट्स होते हैं, तो उस स्टेट मिला करके सरकार जो होता है तो वो संघात्मक होता है। और एकात्मक, मान लीजिए कोई एक स्टेट मिलना नहीं चाहता, वो अलग है, उन्हें खुद की चलाएगा, तो एकात्मक हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए किसी एक स्टेट का बाकी सभी स्टेट पे चलेगा, तो वो एकात्मक है, ठीक है। और संघात्मक सारे स्टेट मिला करके डिसीजन लेते हैं, वो तो उनकी एक संसद होती है सारे स्टेट की, तो संघात्मक हो जाता है, ठीक है। और जहाँ तक है केंद्रीकरण, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, केंद्रीकरण बोल सकते हैं एकात्मक को, ठीक है। एक ही हो गई। एक होता है संसदात्मक, यानी जो पूरा देश है, उस पूरे देश को सिर्फ एक संसद चलाएगी, ठीक है, एक पूरे देश को संसद चलाएगी। जैसे आप ब्रिटेन की संसद वो मान सकते हो। अध्यक्षात्मक आप मान सकते हो अमेरिका, ठीक है। जैसे अमेरिका का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति है, ठीक है। अमेरिका का जो अध्यक्ष है वो कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति है, ठीक है। जो चुनाव होता है अमेरिका में, ऐसा नहीं है कि तानाशाही नहीं है, अध्यक्षात्मक अलग चीज़ है, ठीक है, अधिनायक तंत्र अलग चीज़ है। तो अमेरिका में एक अध्यक्षात्मक यानी एक चीज़ होती है, यानी संसद नहीं है। अमेरिका में जो कुछ भी रूल्स नियम से लागू होते हैं वो संसदात्मक नहीं है, वो ब्रिटेन में है। लेकिन इसका वो बहुत सारे लोगों से मिलकर के संसदात्मक बना है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक बना है वो किसी एक डिसीजन जो भी लेगा वो एक आदमी लेगा, ठीक है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति लेगा, तो अमेरिका में कौन सा रूप है सरकार का, वो अध्यक्षात्मक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ये सरकार के अंग, ठीक है, सरकार के अंग देखेंगे। सरकार के अंग में देखिए 3 तरह के होते हैं, जैसे कि हमने वैसे भी पढ़ा है, जैसे व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। व्यवस्थापिका में क्या होती है, व्यवस्थापिका में एक तो होती है संसद होती है, ठीक है। संसद में देखिए 2 तरह की होती है, देखिए एक तो होती है लोकसभा, ठीक है, एक होती है राज्यसभा, ठीक है। वही सिस्टम होता है, तो ये संसद कहलाती है, तो ये व्यवस्थापिका होती है। और इसी में, ठीक है, और इसी में से अब देखिए ये कार्यपालिका, ये तो होगी व्यवस्थापिका। कार्यपालिका क्या होती है, इसी में से कुछ नेता जो चुने जाते हैं, लोकसभा में से चुने जाते हैं, ठीक है, नेता। तो इसमें से जो नेता चुने जाते, जो जिस बहुमत दल जो होता है, बहुमत दल, जो पार्टी ज़्यादा वोटों से जीत करके आती है वो बहुमत दल होता है, ठीक है। बहुमत दल तो जो बहुमत दल होता है, ठीक है, उसमें से जो मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं, उसमें से जो एक जो सामान्य होता है वो होता है प्रधानमंत्री, उसमें जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, तो उसका शासन चलता है, ठीक है। तो वो तो पूरी कार्यपालिका, ठीक है। और बाकी के इसके जो मंत्रिपरिषद के अपने अपने सेक्रेटरी, मंत्रिपरिषद के अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, इनके हाथ के नीचे सेक्रेटरी होता है, ठीक है। तो ये होता है, प्रधानमंत्री के हाथ के नीचे भी सेक्रेटरी है, सेक्रेटरीट,
और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके हाथ के नीचे भी अपने अपने सेक्रेटरीट है। न्यायपालिका की बात करें तो देखिए दोस्तों, न्यायपालिका में क्या है, न्यायपालिका में ना 3 स्तर पे कोर्ट होते हैं। न्यायपालिका में देखिए तीन लेवल पे कोर्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो होता है जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय होता है। जिला न्यायालय में क्या होता है, किसी जिला स्तर पे वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो जिला न्यायालय होता है, ठीक है। उससे उच्च स्तर पे जो लड़ा जाता है, जो होता है हाई कोर्ट, तो किसी स्टेट पे बेस पे होता है, ठीक है, किसी स्टेट लेवल पे होता है तो राज्य न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, हाई कोर्ट बोलते हैं। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। एक होता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट, ये सबसे ऊंचा न्यायालय होता है, ठीक है। और इसके बाद ऊपर अगर किसी को सजा हो जाती है तो या फिर तो वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि उसके इसके बाद। तो सर्वोच्च न्यायालय तो ये होता है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, ठीक है, ये हाई कोर्ट, ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ये न्यायपालिका हो गई। शक्ति पृथक्करण क्या हो गया दोस्तों, देखिए शक्ति पृथक्करण क्या हो गया। शक्ति पृथक्करण में देखिए, शक्ति पृथक्करण जो शक्तियों का विभाजन, वही जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। तो ये शक्ति को इसमें जो विभाजन ये तीनों कार्य है, इनमें जैसे सरकार जो कुछ भी काम करती है तो उसमें शक्तियों का बंटवारा, जैसे ये तीनों जो कार्य है वो तो एक तो केंद्र के द्वारा किए जाते हैं और ये तीनों कार्य किसी के राज्य के द्वारा भी किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जाता है शक्तियों का पृथक्करण। ये तीनों कार्य केंद्र सरकार करती है, तो तीनों सरकारें राज्य सरकारें भी करती है। तो केंद्र सरकार क्या करती है, राज्य सरकार को कुछ सहायता प्रदान करती है, तो उसको शक्ति पृथक्करण कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण में अवरोध, ठीक है, कुछ अवरोध होते हैं उसमें, इस राज्य में जो अपने काम करने हैं उसमें, और उसमें शक्तियों का संतुलन किस तरह से बैठा जाता है। जो शक्ति है, कुछ शक्ति जो केंद्र के पास है, ताकतवर है, और कुछ शक्ति है जो राज्य के पास है। लेकिन इन दोनों में भी मान लीजिए किसी में मतभेद हो जाता है, तो उसमें जो केंद्रीय शक्ति है तो उसमें सर्वाधिक मान्यता इसको दी जाती है। इसमें शक्ति का जो संतुलन है उसमें से बैठाया जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे भारत में, जैसे आप ये मान के चलिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, वो राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसका और ये तो ये है, और इसमें दे रखा संवैधानिक विकास, यानी जो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन वो कैसे चले, ठीक है, उसका संवैधानिक विकास कैसे हुई हम मालूम करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल, देखिए दोस्तों, तो ये भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन संविधान विकास है, तो इसमें हम ये करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव के कारण। देखिए ये राष्ट्रीय आंदोलन उद्भव क्यों हुआ, ठीक है, कारण क्या है इसका, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी और तो उदारवादी कौन कौन से हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदारवादी नेता कौन कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें जो गोपाल कृष्ण गोखले है वो इसमें उतार का है। अतिवादी, यानी आप ये मान के चले उदारवादी का बिल्कुल उल्टा, तो अतिवादी का हो गया मतलब उग्रवादी, ठीक है, या अनुदारवादी, ठीक है। तो उसमें है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। क्रांतिकारी कौन कौन से हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर, देखिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सुभाष, इनको बिल्कुल सेम लेते हैं अपन, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस होगा, आज़ाद हिंद फौज वाले, तो इनके दर्शन की जो कौन कौन सी धाराएँ, नीतियाँ कौन सी है, और उनके कार्यक्रम के क्या तथा लक्ष्य क्या है, ठीक है। और दूसरे जो है क्रांतिकारी नेता है, वो अपने अपने जो नीतियाँ लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जो इन नेताओं की जो नीतियाँ है वो एक अलग है, ठीक है। इन नेताओं की जो नीतियाँ है वो बिल्कुल ही अलग है। देश के प्रति इनकी एक नीति आयोजक सोच बना करके ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे। इसके अलावा असहयोग आंदोलन ने 1919 में, ठीक है, असविनय विज्ञा आंदोलन 1931 में, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में, ठीक है। 1857 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये पढ़ेंगे। और राजस्थान पर उसका प्रभाव, 1857 का राजस्थान पर उसका प्रभाव, तो राजस्थान में जो क्रांतिकारी वो, ठीक है। इसके अलावा जो प्रजामंडल है और किसान आंदोलन है वो हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए, भारत में जो संविधान विकास है, ठीक है, भारत में जो संविधान विकास की पृष्ठभूमि, देखिए 1909 पार्लियामेंट सुधार है 1909 का, ठीक है। और 1919 का जो भारत प्रांतीय स्वायत्ता भारत परिषद अधिनियम, ठीक है।
ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, इसने इसके टाइम में हुआ था, तो 1919 के अधिनियम में। और भारत में संविधानिक विकास 1935 का भारत शासन अधिनियम वो पड़े हुए हैं। देखिए भारत में जो संविधान है उसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, और बाकी जो दूसरे देशों के जो संविधान है, उन दूसरे देशों के संविधान का जो बेस्ट उनका जो कानून है वो वहाँ से उठा करके लिया गया है, ठीक है। भारत में ब्रिटिश शासन के संविधान के अवसान के, देखिए कारण क्या है, भारत में ब्रिटिश जो शासन है, देखिए भारत में ब्रिटिश शासन के अवसान के कारण क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन के अवसान के कारण क्या है, मतलब ब्रिटिश जो शासन था वही हम हमारे देश में चला रहे हैं, ठीक है, वही हम हमारे देश में चला रहे हैं। तो अब इसका जो अवसान है वो क्यों ख़त्म हुआ, ठीक है। हमारे जो देश में जो शासन चल रहा है वो अंग्रेज़ों का तो शासन है, वैसे तो शासन चला रहे हैं, तो उसके अवसान का कारण क्या हुआ, क्योंकि जो अंग्रेज जो जिस तरह से शासन कर रहे थे वो शासन बिल्कुल गलत था और बिल्कुल ही गुलाम बनाने वाला, और यहाँ की जो स्थितियाँ है बिल्कुल ही ख़राब करने वाला, मतलब यहाँ के देश का बिल्कुल ही पतन करने वाला वो शासन था। और यहाँ ये जो जो कारण इस देश को पतन कर रहे थे उनको यहाँ से भगाना ज़रूरत है, यहाँ से उनको निकालना ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश का जो इस तरह से ये अवसान हुआ, ठीक है, एक स्थिति हो गया। उसके अलावा 1947, देखिए 1909 का तो पार्लियामेंट सुधार बना, ठीक है, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बना, 1935 का, ठीक है, भारत परिषद अधिनियम बना, और उसके बाद 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, तो ये जो 1947 का ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, ठीक है। इसके अलावा जो संविधान है, संविधान का गठन, उद्देश्य और संविधान की कार्यप्रणाली किस प्रकार बनी, ये हम उसमें डिटेल में करेंगे जांच, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व और राजनीतिक चिंतन जिन्होंने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत की बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है। एक तो ये हो गया, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद, ये समाज सुधारक के रूप में भी आता है। महर्षि महर्षि देखिए दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, ठीक है। एक हो गए वी डी सावरकर जिन्होंने 1857 भारत स्वतंत्रता संग्राम की किताब लिखी, ठीक है। सरदार पटेल, ये कौन है, ये भारत में देखिए इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका, इनके जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका भारत को अखंड रूप में बनाने की थी, यानी भारत को एकता में बनाने की थी, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भारत के संविधान से संबंधित, महात्मा गांधी, इंसान राजनीतिक चिंतन, और जवाहरलाल नेहरू, भारत की जितनी भी नीतियाँ थी, विदेश नीति, भारत के संविधान में इन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्ताविका में रखे, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय, ये बहुत से इन्होंने मतलब भारत के और राजनीति के जो अपने विचार रखे हैं भारत की उन्नति के रूप में, ठीक है, उन्नति के लिए। तो ये बहुत सारे जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि किस तरह से हमको ये करना है। देखिए हमारे सिलेबस में ये तो 11 की किताब इसमें ही हो गए। तो दोस्तों वीडियो कैसे आ रहेगी, आपको जो थोड़ी बहुत नॉलेज तो मिलेगी, तो मिलते रहिए, मिलेंगे अगले टॉपिक में, शुरू करते हैं टॉपिक, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा ज़रूर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।